गरीब की जादुई मूंगफली। अरे ये क्या मौसम अचानक से चेंज हो गया। मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। प्रमोद एक मूंगफली के खेतों में काम किया करता था। वह अपना काम निपटा कर अपने मालिक से पैसे लेता है और घर के लिए निकल जाता है। जाने से पहले घर के लिए साग सब्जी ले जाता हूँ। प्रमोद घर जाने से पहले थोड़ी सी सब्जियां ले लेता है, जिसके बाद वह घर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी विनीता और उसकी दोनों बेटियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। पिताजी आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज आप सब्जी बनाने के लिए क्या लेकर आए हो? सोनम ऐसा कहने के बाद अपने पिता के हाथों से सब्जियों की थैली ले लेती है। अरे वाह, इसमें तो आलू बैंगन है, चलिए मैं बना देती हूँ जल्दी से। सोनम और शगुन दोनों बहनें मिलकर खाना बना लेती हैं। तो इधर विनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। बस तुम्हारी दवाई लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे विनीता। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं जी, क्या पता सुबह तक मेरी तबीयत में कोई सुधार आ जाए। उस रात सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विनीता के कहे अनुसार तबीयत में अपने आप ही थोड़ा सा सुधार आ जाता है और वहीं प्रमोद अपने काम पर निकल जाता है। वह पूरे दिन खेतों में खेती करता है और मूंगफली तोड़कर एक तरफ रख लेता है। उस दिन बहुत तेज तूफान आता है। अरे ये क्या, अभी तो काम भी नहीं हुआ और पहले ही बरसात शुरू हो गई। अब ऐसे में काम कैसे होगा? तभी वहाँ मालिक आता है और सभी को जाने के लिए कह देता है। तो प्रमोद भी बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे थे। तभी अचानक से तेज बारिश की वजह से बांध टूट जाती है और गांव में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी लोग डूब रहे होते हैं, जिसमें कि प्रमोद भी पानी में डूब रहा होता है। अरे बचाओ बचाओ कोई, अरे बचाओ। इस दुर्घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं विनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर की छत पर पहुंच जाती है, जहां वह मदद की पुकार लगाती रहती है। कुछ लोग नाव में आते हैं और उन्हें छत से उतार कर ले जाते हैं। उस दुर्घटना के बाद विनीता और उसकी दोनों बेटियों को प्रमोद का कुछ अता पता ही नहीं लग पाता। जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता है, उनके ऊपर भूखमरी छा जाती है। ना तो हमारा घर बचा है और ना ही पिताजी का कोई अता पता है। माँ बहुत जोरों से भी भूख लगी है, हम लोग क्या करें? मेरी प्यारी बेटियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बुरा वक्त हर किसी पर आता है। शायद अभी हमारे पर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया है। ये भी टल जाएगा, बस साहस रखना होगा। विनीता अपनी दोनों बेटियों को हौसला देती है। माँ बेटियां मिलकर लकड़ी और घास से अपने लिए घर बनाती हैं। तभी उन्हें वहां पर एक बहुत ज्यादा काली कढ़ाई मिलती है। खाना बनाने के लिए मेरे पास बर्तन नहीं है, इसी कढ़ाई को साफ करके मैं खाना बना लूंगी। विनीता उस कढ़ाई को उठाती है और उस नदी किनारे ले जाकर पानी से साफ करती है, जिसके बाद वह उस कढ़ाई को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। तभी उसे एक बोरी में बहुत सारी मूंगफली नजर आती है। खाना बनाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, क्या ही करती। यहाँ पर ये मूंगफलियां पड़ी हैं, शायद बाढ़ की वजह से इधर आ गई होंगी। मैं इन्हें ले जाती हूँ, इन्हें ही भूनकर अपनी बेटियों को दे दूंगी, कम से कम कुछ तो उनके पेट में जाएगा। विनीता ऐसा सोचकर मूंगफलियों की बोरी को उठाकर घर ले आती है, जहाँ वह मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर वही कढ़ाई रख देती है और उसमें थोड़ी मिट्टी और नमक डालकर उसमें मूंगफलियों को भूनना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह मूंगफलियों को भूनती है, वह मूंगफलियां पीली होने लगती हैं और उनके अंदर से चमक निकलती है। ये क्या, मूंगफली ये पीली कैसे पड़ गई? दूसरी मूंगफली डालकर उन्हें भूनती हूँ। विनीता उसके अंदर बोरी से और मूंगफली डालती है और उन्हें भूनने लगती है, लेकिन मूंगफली भूनने के बाद फिर से पीली और सुनहरी हो जाती है। उनकी चमक देखकर सोनम और शगुन अपनी माँ के पास आकर कहती हैं, अरे माँ, जरा देखो तो, जो मूंगफली हमने भूनी है वह तो सोने की तरह चमक रही है। कहीं ये सोने की मूंगफली तो नहीं? हाँ माँ, सही बोल रही हैं सोनम, जरा देखो तो, इन मूंगफलियों को सोने से कम नहीं लग रही। विनीता उन गरम गरम सुनहरी मूंगफलियों को ठंडी करके हाथ में पकड़ कर देखती है। इसके बाद वह समझ जाती है कि यह सोने की मूंगफली है। इस बोरी में तो साधारण मूंगफली भरी हुई है, फिर ये मूंगफली भूनने पर सोने की कैसे बन गई? ये कैसा जादू है? तभी उन मूंगफली से आवाज आती है, हम कोई साधारण मूंगफली नहीं है, बल्कि जादुई मूंगफली हैं, जो परीलोक की परियां खाती हैं। दरअसल परीलोक से हम धरती पर आकर गिर गईं और उसी खेत से हम खेती की तरह उगी।
तूफान आने से पहले तुम्हारे ही पति ने हमें बोरी में भरकर बेचने के लिए रखा था। उसे तो हमारे बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन बाढ़ के चलते वह बेचारा भगवान को प्यारा हो गया और हम जादुई मूंगफली तुम्हें मिल गई। ये तुम्हारी किस्मत है। ये सुनकर विनीता और उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं। रोने से कोई फायदा नहीं होगा, हम तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। हमारा फायदा उठाओ और अपनी परेशानियों को दूर करो। उस आवाज के बाद विनीता थोड़ी थोड़ी करके सारी मूंगफली भून लेती है, जिसके बाद वो सारी साधारण मूंगफलियां सोने की मूंगफली बन जाती हैं। सोने की मूंगफली लेकर विनीता सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वह उन पैसों से अपने लिए एक घर और एक बहुत बड़ा खेत खरीदती है। मैं खुद के खेतों में मूंगफली की खेती करूंगी और इन जादुई मूंगफली को भी उसी खेत में उगाऊंगी, ताकि मेरे खेत में और जादुई मूंगफली उग सके और उन जादुई मूंगफली में से हर गरीब और बेसहारा लोगों की मैं मदद कर सकूं। माँ, मूंगफलियों की खेती में हम आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ, हम आपको अकेले काम नहीं करने देंगे। पिताजी अकेले काम करते करते भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अब हमारे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। हम आपको खो नहीं सकते। अपनी बेटियों की बात सुनकर विनीता उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद तीनों माँ बेटियां मिलकर जादुई मूंगफली की खेती करती हैं और इसी के चलते वो बहुत अच्छी खेती करती हैं। मूंगफली की खेती से वह मूंगफलियां निकालने के बाद उन्हें जैसे ही भूनती हैं वह सोने में बदल जाती है और उन सोने की मूंगफली से वह गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती हैं। जिनके सर पर छत नहीं होती उन्हें घर दिलाती हैं, जिनके घर में खाने की दिक्कत होती है उन्हें राशन बांटती हैं। इसी के चलते एक बूढ़ी औरत मदद मांगने उनके घर पर आती है। कोई है तो मेरी मदद करो। भूखी प्यासी यहाँ से वहां घूम रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी विनीता अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। सुना है तुम गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती हो। मेरा एक बेटा है, उसे खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन उस बाढ़ के बाद उसने मेरी मदद की। लेकिन अब वो खुद बीमार है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे अस्पताल कैसे लेकर जाऊं। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सुनीता उस बूढ़ी औरत की मदद करने उसके घर पहुंच जाती है, जहां वह उसके बेटे को देखती है। वो और कोई नहीं बल्कि प्रमोद ही होता है। अपनी आंखों के सामने अपने बीमार पति को देखकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरे पति जिंदा हैं? मुझे पता भी नहीं था। हाजी, क्या हो गया आपको? आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। सुनीता अपने पति प्रमोद को इस समय एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसके पति का इलाज होता है। कुछ समय में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके चलते खोए हुए परिवार को सामने देख प्रमोद बहुत खुश होता है। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग जिंदा भी हो या नहीं। तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन यह बूढ़ी औरत कहाँ है? उस बेचारी बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं, उसने मेरी बहुत मदद की। तभी वह बूढ़ी औरत भी वहां आ जाती है, जिसके बाद सुनीता अपने पति के ठीक होते ही उसे और उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां वह अपने पति को जादुई मूंगफलियों के बारे में बताती है। जिसके बाद प्रमोद भी जादुई मूंगफलियों की खेती में विनीता की मदद करता है और खूब पैसा कमाता है। अब वह पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगता है। नीलम बेटा, और कितनी देर खेलेगी? चल अंदर आजा। देख, आज तेरी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है। अब जल्दी से अंदर आजा और खाना खा ले। बस थोड़ी देर और माँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। जिसके बाद नीलम दोबारा खेलने में लग जाती है कि तभी अचानक नीलम की नजर उसके पड़ोस में खेल रही आकांक्षा पर पड़ती है। नीलम देखती है कि आकांक्षा के पीछे एक बिजली का खंबा है और वहां बिजली की तार लटक रही है। आकांक्षा उस बिजली के तार के पास जाने ही वाली होती है कि तभी नीलम आकर उसे धक्का दे देती है। माँ, तूने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? आकांक्षा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। ये देखो, यहाँ पर बिजली की तार लटक रही है। अगर आकांक्षा इस बिजली की तार को छू लेती तो उसे करंट लग जाता, इसीलिए मैंने इसे धक्का दे दिया। हाँ हाँ ठीक है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। आकांक्षा बेटा, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। देखो, तुम्हारे सारे नए कपड़े गंदे हो गए।
इतना कहकर आशा अपनी बेटी आकांक्षा को अंदर ले जाती है। नीलम को अपनी मदद करता देख नीलम आकांक्षा को अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद इन दोनों बच्चियों में दोस्ती का एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। नीलम, आज फ्रेंडशिप डे है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। इस ब्रेसलेट को तुम कभी मत उतारना, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। मैं इस ब्रेसलेट को कभी नहीं उतारूंगी। देखो, मैं भी तुम्हारे लिए ये धागा लेकर आई हूँ। माँ ने कहा है इस धागे को पहनने से तुम्हें कभी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, तो मैं कभी भी इस धागे को नहीं उतारूंगी। नीलम एक किसान की बेटी होती है, वहीं आकांक्षा के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। नीलम और आकांक्षा की दोस्ती आकांक्षा के अमीर परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आकांक्षा नीलम से अपनी दोस्ती बरकरार रखती है और ऐसे ही आज ये दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे आकांक्षा बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। आंटी, आज माँ ने नाश्ते में फिर से वही सैंडविच बनाया था और आप तो जानती है ना कि मुझे सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए सोचा कि मैं अपनी प्यारी आंटी के हाथों के बने हुए पराठे और साथ में लाल लाल लहसुन की चटनी खाऊं। माँ, ये तो बस तुम्हें मस्का लगा रही है ताकि इसे इसका मनपसंद नाश्ता मिल जाए। अरे नहीं नहीं आंटी, ये झूठ कह रही है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम दोनों सहेलियां बैठकर यहाँ आपस में बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नीलम, तू ज्योति की शादी में चलेगी ना? नहीं यार, तू तो जानती है ना कि ज्योति तेरी तरह ही कितने अमीर परिवार से है। इतनी अमीर शादी में जाने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई तोहफा है और ना ही कपड़े। मेरे होते हुए तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आज तो तूने कह दिया, आइंदा मत कह दियो। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। वैसे एक बात बता, तू किस तरह की शादी करना चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी में कई सारे लोग हों और मैं अपनी शादी में अपनी मनपसंद की सारी चीज बनवाऊं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी शादी का लहंगा ऑर्डर देकर अपने तरीके से बनवाऊंगी, जिससे हर कोई मेरा शादी का लहंगा देखता ही रह जाए। भगवान करे तेरी शादी में तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरे इतने बड़े सपने नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी का मंडप बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ हो, जिसमें मेरे मनपसंद गुलाब के फूल लगे हो। बस इतना ही। आ गई महारानी, कितनी बार कहा है कि उस गरीब किसान की बेटी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि बार बार मुझसे एक ही बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हो कि मानती नहीं। बस करो, तुम दोनों जो बात करनी है वो तो करने दो। आकांक्षा बेटा, तेरे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे आलोक का रिश्ता आया है। आलोक काफी अच्छा लड़का है, अगर तू कहे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं। अपने पिता की बात सुनकर आकांक्षा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद आकांक्षा का रिश्ता तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलम के माता पिता भी नीलम का रिश्ता एक नॉर्मल फैमिली में तय कर देते हैं। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, अब तो हम अपनी बिटिया की शादी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। परसों फसल काटने के बाद मैं सारी फसल ले जाकर शहर में बेच दूंगा और फिर हम जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। अब नीलम की शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। राजेश और आंचल अपनी बेटी की शादी के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगती देर नहीं लगती। अचानक हुई बेमौसम बारिश की वजह से राजेश की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका सपना टूटकर चूर चूर हो जाता है। नीलम की माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? नीलम की शादी कैसे करेंगे? सारी फसल खराब हो गई। अब नीलम की शादी का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपने माँ बाप की ऐसी हालत नीलम से देखी नहीं जाती, लेकिन नीलम इस बारे में अपनी सहेली से कुछ नहीं कहती और बिना चेहरे पर दुख लिए आकांक्षा की शादी की रस्मों में शामिल होती है। नीलम, आज तो तेरी भी हल्दी है ना, लेकिन तू अपनी हल्दी लगवाने की बजाय यहाँ मेरी हल्दी पर आई है। वो क्या है ना, मुझे ना हल्दी से एलर्जी है, इसीलिए मेरी माँ को हल्दी की रस्म करने से मना कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, लेकिन तू क्या अपनी सहेली की हल्दी इतनी ही सूखी सूखी बनाएगी? इतनी सी बात, अभी देख मैं तेरी सूखी सूखी हल्दी की रस्म को कैसे चेंज कर देती हूँ। नीलम अपनी आंसू को छुपाकर अपनी सहेली की हल्दी की रस्म में काफी नाचती है और उसे अपने दुख का एहसास नहीं होने देती। नीलम बेटा, तू आ गई,
बेटा हमें माफ कर दे। हमने भी सोचा था कि तेरी शादी की सारी रस्में धूमधाम से करेंगे, लेकिन माँ मैं खुश हूँ। मैंने तेरे लिए ये हल्दी का लेप बनाया था। बैठ, मैं ही तुझे अपने हाथों से हल्दी लगाकर ये हल्दी की रस्म को पूरी करती हूँ। जिसके बाद आंचल आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी नीलम को हल्दी लगाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तेरी मेहंदी तो काफी सुंदर लग रही है। हाँ, लेकिन तूने अब तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है ना? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं मेहंदी की रस्म रात में करूंगी। चल मैं चलती हूँ, वो शादी की तैयारियां भी तो करनी है। आकांक्षा को अब नीलम पर शक होने लगा था, जिसके चलते वो नीलम का पीछा करती है और उसके घर आती है, जहाँ वो देखती है अब हम लोग क्या करें? शादी को सिर्फ एक दिन है, कल बारात आने वाली है। बारातियों के सामने तो हमारी नाक ही कट जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखा ताकि मैं अपनी बेटी की शादी ठीक से करवा सकूं। बाबा रोना बंद करिए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मेरा क्या होगा? नीलम और उसके परिवार वालों की यह हालत देख आकांक्षा सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद आकांक्षा वहां से चुपके से निकलकर अपने घर आ जाती है। आकांक्षा बेटा, तू ये क्या कह रही है? हम ऐसा नहीं कर सकते। उस गरीब की शादी ही हम तेरे मंडप में करवाएंगे क्या? भूलिए मत, अगर बचपन में नीलम उस बिजली की तार से मुझे दूर नहीं करती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ ना होती। नीलम की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। आकांक्षा की बात सुन आशा और रंजीत शर्म से अपना सर झुका देते हैं, जिसके बाद वो आकांक्षा की बात मान जाते हैं। अगले दिन आकांक्षा जल्दी से अपनी शादी के लिए तैयार होती है और नीलम के पास जाती है। आकांक्षा, तू यहाँ? इस शादी के जोड़े में तो तू काफी सुंदर लग रही है। हाँ, ये मेरी माँ का जो है। चल अब मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तू चल तो सही। आकांक्षा नीलम का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मंडप की तरफ ले जाती है। तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुझे तेरा शादी का मंडप पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ चाहिए था ना? देख, मैंने ये पूरा मंडप गुलाब के फूलों से सजवाया है। मैंने कल तेरी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा जो तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया। लेकिन आखिरकार मुझे सब पता चल गया, इसीलिए आज तेरी शादी इस मंडप में होगी। क्या? हाँ, और मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं कि तेरी शादी इस मंडप में हो। आकांक्षा की बात सुन नीलम को यकीन नहीं होता, जिसके बाद आकांक्षा नीलम को मंडप में ले जाती है और उसकी शादी करवाती है। जिसके बाद उसी मंडप में आकांक्षा की भी शादी होती है और इसी तरह एक ही मंडप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। आकांक्षा बेटा, अगर तू ना होती तो आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और मैं अपने माता पिता की बेइज्जती कैसे होने देती? तो जैसी दोस्त जिसके भी पास है उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। आई मिस यू आकांक्षा, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। मैं भी। आंखों में आंसू लिए दोनों सहेलियां एक दूसरे से विदा लेती हैं और अपनी नई जिंदगी में कदम रखती हैं। शादी के बाद भी दोनों सहेलियां अक्सर एक दूसरे से मिला करती थी, जिससे उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है।